सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। हिंदी की 5 महिला रचनाकारों की 5 पुस्तकें मेरे सामने हैं। पांचों पुस्तकों में हिंदी के महिला लेखन की अलग अलग छवियाँ, अलग अलग किस्म की वानगी सामने आती है और कितनी विविधताएं महिलाओं के लेखन में, साहित्य की दुनिया में हैं, यह भी एक सीमा तक समझा जा सकता है। पहली किताब जो मेरे हाथ में है, भारत गाथा कविता संग्रह है और सरोज कौशल इसकी कवि हैं। भारत गाथा महादेश की सांस्कृतिक अस्मिता, यह पूरा शीर्षक है। पहला संस्करण इस किताब का 2025 में छपा है। पुस्तकनामा प्रकाशक का नाम है। 300 रुपया इसका दाम है। पुस्तकनामा D77 SF 202 शौर्यपुरम नज़दीक जिंदल पब्लिक स्कूल NH 24 बमहेठा पोस्ट कविनगर गाजियाबाद 201-002 यह प्रकाशक का पता है। सरोज कौशल विदुषी हैं, संस्कृत की आचार्य रही हैं और लंबे समय तक साहित्य से जुड़ी रही हैं। हिंदी साहित्य की भी वे प्रतिष्ठित विदुषी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान है। गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने शिष्यों की एक अच्छी पीढ़ी तैयार की और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे गुरु जब छींचते जा रहे हो, उनकी संख्या कम होती जा रही हो, जो अपने शिष्यों का जीवन निर्माण करने में समय देते हैं, उनमें से एक सरोज कौशल को भी मैं जानता हूँ। BA ऑनर्स और MA की परीक्षाएं स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने उत्तीर्ण की। जय नारायण व्यास विद्यालय जोधपुर के संस्कृत विभाग में वे आचार्य और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहीं, अधिष्ठाता भी रहीं। 38 वर्षों तक विश्वविद्यालय में शिक्षण और विभिन्न शैक्षणिक दायित्वों का निर्वाह उन्होंने किया। हिंदी के साथ संस्कृत में भी वो लिखती आ रही हैं। संस्कृत के कवि के रूप में भी उनकी अलग पहचान है। अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं और अनेक शोध पत्र उनके प्रकाशित हैं। 100 से अधिक शोध पत्र और 150 से अधिक व्याख्यान उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए हैं। कई सम्मानों से वे विभूषित हैं। संस्कृत विदुषी सम्मान राजस्थान संस्कृत अकादमी का 2016 में उनको दिया गया और कालिदास अकादमी द्वारा तथा विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र लेखन पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। यह पुस्तक अपने दिवंगत जीवन सहचर श्री संजीव शर्मा को सरोज जी ने बहुत भावपूर्ण समर्पण के द्वारा अर्पित की है। समर्पण पृष्ठ पर लिखा है, तुम्हारे प्रेम के दृढ़ बंधन ने जितना तरल बनाया, उन्मुक्त किया उतना ही। प्रेम गली में 2 से होकर एक, विशद हो जाना, अनंत हो जाना, यही रहा दाम्पत्य का सुफल। प्रत्येक सर्जना को दिए नूतन अर्थ, प्रेम बंधन कर देते निर्बंध, यही अमरता सींची प्रेम में। यह संस्कृत परंपरा से आई एक विदुषी जब कवि हो जाती है तो उसकी भाषा है। बहुत सारे आज के हिंदी के लेखक और कवियों के लिए ये अग्राह्य भी हो सकती है कि ये कौन सी भाषा है, पर कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साहित्य के साम्राज्य में सरस्वती का हुक्म चलता है, आपका या और किसी का नहीं। कोई ये भाषा बोलता है और उसको समझते हैं कई लोग और उसका अपना एक समाज है, तो उस भाषा में वह लिखेगा और कहेगा, वो संबोधित कर रहा है या नहीं। उसकी कविता कुछ लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। कुछ लोगों तक पहुंच रही है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, इसकी संभावना भी उसमें होगी। प्रवीण पंड्या जो कि बहुत तेजस्वी समीक्षक, प्रखर विचारक हैं हमारे समय के और अच्छे विद्वान हैं, प्रकांड पंडित भी हैं शास्त्रों के और बहुत आधुनिक दृष्टि के साथ विचार करने वाले विमर्शकार भी हैं। उन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी है, बड़ी बात है।
और भूमिका में वो कहते हैं कि सरोज कौशल ने राष्ट्रबोध को आधार बनाकर भारत की गाथा को निबद्ध किया है। रामकृष्ण, बुद्ध, आचार्य शंकर, महाकवि कालिदास, आचार्य अभिनवगुप्त आदि से समृद्ध भारत का चित्र प्रस्तुत कर कवि राष्ट्र देव प्रबोधन रूप पवित्र सर्जना कर्म से राष्ट्र के जन जन को जागृत करने का उपक्रम करती हैं। प्रवीण पंड्या बताते हैं कि भारत की संस्कृति, ऋषियों की आनुवंशिकता और अध्यात्म, ये सब समेकित होकर जिस देश को भारत के नाम से सुशोभित करते हैं वह भारत गाथा का विषय है। उनके शब्दों में यह भारत गाथा उत्त से उत्तर और उत्तर से उत्तम की दिशा की ओर प्रवृत्त कराती है। भारत का जो अन्वेषण सरोज कौशल ने इसमें किया है, यह एक सांस्कृतिक बोध के साथ लिखी हुई कविताएं भी हैं, लेकिन स्त्रियों पर बहुत सारी कविताएं हैं। थेरी गाथा पर, थेरियों पर कविताएं हैं सरोज कौशल की। और भारत का जो पुनर्नवा रूप है, परिवर्तमान रूप है, उसको वे विषय बनाती हैं। किसानों पर भी कविताएं लिखती हैं, कृषकों पर कविता लिखती हैं। नदी के इस पार हल चला रहे हैं कृषक, धानों की बालियों में दाने अनाज के करेंगे सबके अन्नमय कोश का निर्माण। पोषण करता है कृषक पूरे देश के अन्नमय कोश का। इससे जाना जा सकता है कि वे उपनिषदों की शब्दावली आज के किसानों का वर्णन करने के लिए ला रही हैं। और आज के भारत की व्याख्या वे बहुत सारी पारंपरिक शब्दावली के आधार पर भी कर रही हैं। तो अन्नमय कोश और फिर मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय तक जो निर्मित हो रहा है, उसको वे इस देश की धरती में किसानों के काम के वर्णन के साथ चित्रित करना आरंभ करती हैं। उसी में निरंतर प्रवर्तमान है कलम कवि की, विचार बिंदुओं का वपन करता है कवि। जन की मनोभूमि में मुक्ताकण वैचारिकी के करेंगे सबके मनोमय तथा विज्ञानमय कोश का पोषण। ये कविता क्या कर सकती है, इसका एक चित्र सरोज कौशल की दृष्टि में है। उनका कवि रूप पौराणिक नायिकाओं के मन में झांकता है। वे नई नायिकाओं की स्वाभिमान संपन्न छवि को गढ़ती हैं, पर जो प्राचीन काल की नायिकाएं हैं उनके माध्यम से वे हमारे समय को संबोधित भी करती हैं। महाप्रजापति, गौतमी, आम्रपाली, गार्गी, मैत्रेयी, भामती, विज्जिका, बहुत सारी नायिकाएं वैदिक काल से लगा कर के मध्यकाल तक की सरोज कौशल की कविता में उतरती हैं। कविता पुनर्नवा होती है। वे कविता के आनंत्य पर लिखती हैं। जीवन का अलंकार है ग्रंथ राशि, इस पर वे कविता लिखती हैं। परंपरा और नूतनता पर लिखती हैं। स्त्री गाथा शीर्षक से या स्त्री गाथा को लेकर के बहुत सारी कविताएं सरोज कौशल की हैं। लेकिन एक कविता और भी है, हम नहीं हैं आईनी मायनी पिक नैनी। ये तेवर है, यह विदुषी कवि का भी हो सकता है। बाकी तो भामती पर भी कविता है। क्षमा देवी राव जो आज की विदुषी हैं, हमारे समय की और बड़ी कवि भी हैं संस्कृत की, उन पर कविता है। श्रमिक स्त्रियों पर कविता लिखी है सरोज कौशल ने। भारत गाथा शीर्षक से 12 कविताएं उनकी हैं। स्त्री गाथा शीर्षक से अनेक कविताएं हैं। कुल मिलाकर के स्त्रियों के जीवन में वे झांकती हैं और बौद्धिक उत्कर्ष, धैर्य का सौंदर्य उनकी कविता में उतरता है। कालिदास पर कविता उनकी है। समीक्षा की जितनी शब्दावली कविता में उतर सकती है उसको वे उतारती हैं और कविता का श्रृंगार उस शब्दावली से करती हैं। तुमने श्रृंगार को परिपूरित किया तब से, भोग नहीं है श्रृंगार, वह है सरस स्निग्ध सहभागिता। संबंधों में स्थापित किया प्रजातंत्र तुमने। ऋषि कुमार रोक देते हैं राजा को शरसंधान से, एक धीवर का स्वाभिमान रोमांचित कर देता है। वानप्रस्थी कर्ण को अनुभव करा दिया गृहस्थ का। हे कालिदास, तुम्हारी संधायक दृष्टि प्रणम्य है। तुमने जोड़ा मनुष्य को देवता से, शशि को शर्वरी से, मेघ को विद्युत से, चकवी को चकवे से, मनुष्य को प्रकृति से, प्यार को तप से, बुद्धि को हृदय से, शिव को शक्ति से। तुम्हारी यह जीवनी शक्ति उपजीव्यता संपन्न रहे।
एकावली अलंकार यह है, या इससे जुड़ा या इससे जुड़ा, इसमें एक लड़ी गूंथी जाती है, माला बनती है, इसका प्रयोग किया है। लेकिन यह शब्दावली भी जो कविता में आई है, इसको भी समझा जा सकता है और समझा जाना चाहिए। दूसरी किताब जो मेरे हाथ में है वह डॉक्टर वसुधा गाडगिल की है, रंग से रश्मियों तक, यह इस किताब का नाम है। यह कहानी संग्रह है। सर्वभाषा ट्रस्ट के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। सर्वभाषा ट्रस्ट का पता J49 गली नंबर 38, राजापुरी मेन रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली 59, यह पता है। प्रथम संस्करण इस किताब का 2025 में निकला। 249 रुपया, 250 में एक कम इसकी कीमत है। 15 अक्टूबर 1964 को जन्मी वसुधा गाडगिल, हिंदी से एमए और पीएचडी हैं। इंदौर में उनका जन्म हुआ। महर्षि वेद विज्ञान कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर में वे अध्यापन कार्य कर रही हैं। कविता, कहानी, लघु कथा, आलेख, साक्षात्कार, समीक्षा, संस्मरण आदि विधाओं में उन्होंने कलम चलाई है और अनुवाद भी उन्होंने बहुत किए हैं। ई पत्रिकाओं में ब्लॉग लेखन भी करती रही हैं। इस पुस्तक में छोटी छोटी 15 कहानियाँ हैं और वे हमारे समय को प्रस्तुत करती हैं। लेखिका के शब्दों में मेरे जीवन के अनुभव, मेरे आसपास घटी हुई घटनाओं, परिवेश, सामाजिक विडंबना, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन तथा उम्मीद के सकारात्मक भावों के संचित अनुभवों से और अंतर्मन से कहानियाँ प्रस्फुटित हुई हैं और मानव मन की कुंठाएं, हताशाएं, निराशाएं, घुटन, भ्रम, विवशताएं, रिश्तों के मकड़जाल, नस्लवाद, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और दुष्प्रभाव, नारी के संघर्ष और उसके आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया, इन सब को अलग अलग चरित्रों के माध्यम से वसुधा गाडगिल ने अपनी कहानियों में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रतिपादित किया है। मंगलमय भावना सभी कहानियों में है। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को उन्होंने, चरित्रों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जाना पहचाना हमारा जीवन है, शहरों का जीवन, मध्यवर्गीय परिवार का जीवन और जो सहज जीवन है उसका चित्र वे प्रस्तुत करती है। तीसरी किताब जो मेरे हाथ में है वह नीलेश रघुवंशी की है, शहर से 10 किलोमीटर। नीलेश रघुवंशी हिंदी की प्रतिष्ठित और प्रख्यात उपन्यासकार और कवि हैं। उनकी किताबों पर पहले भी मैंने चर्चा की है, उनकी कविता और उपन्यास पर। और शहर से 10 किलोमीटर दूर उनका हाल का छपा हुआ उपन्यास है। सभी उपन्यास नीलेश के बहुत पठनीय होते हैं। कविताएं भी उनकी बहुत दमदार हैं। राजकमल पेपरबैक्स में पहला संस्करण इसका 2022 में प्रकाशित हुआ। इसके पहले जो उपन्यास नीलेश का आया था उसमें बचपन और गांव का जीवन, उसके अनोखे चित्र थे और बहुत बारीक पैनी नज़र नीलेश की है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे अपने समय को मूर्त करती हैं। शहर से 10 किलोमीटर दूर यह बहुत अलग तरह का विषय है हिंदी कथा साहित्य में। और शहर से 10 किलोमीटर दूर की जो ज़िंदगी है वो कदाचित पहली बार उपन्यास में आई और बहुत महत्वपूर्ण है। यह कैसे बदल रहा है। शहर से 10 किलोमीटर दूर जो बस्ती का जीवन है, वो जो गांव रहा होगा, वह कैसे निगला जा रहा है, कुछ फैल भी रहा है, लेकिन उससे लगा हुआ जो शहर है वह फैलता हुआ चला आ रहा है।
शहर अतिक्रमण करता है गांव का। एक कुछ गांव वो हैं जो उजड़ गए हैं, जिनसे कि प्रव्रजन करके शहरों में भागकर लोग आ गए हैं और वहाँ सन्नाटा हो सकता है। और कुछ दुख और त्रास हो सकता है। एक गांव यह भी था जो कि हरा भरा सुंदर गांव रहा होगा, लेकिन शहर से बहुत लगा हुआ था। ये एक गांव नहीं है, बहुत सारे तो ऐसे गांव मैंने देखे जो दिल्ली के पास के गांव थे, लेकिन वो अब दिल्ली से अलग हैं ही नहीं। ये कोई कटवरिया सराय है कि कोई यूसुफ सराय है कि वो सब बादशाहों ने जो सराएं बसाई थी और उनकी एक अलग ज़िंदगी धड़क रही थी, उन सबको लील गई दिल्ली। यह प्रदेश की राजधानी से लगे हुए गांव का चित्र है, लेकिन एक गांव नहीं है ऐसा। इसको जानते हुए हम समझ सकते हैं कि कितने कितने गांवों को शहर लील रहा है। वे बदल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बदल रही है, कुछ की कुछ हो रही है, तब्दीली है। ये तब्दीली में कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जो बहुत कुछ बदल रहा है उसमें जो छूट रहा है और टूट रहा है, उसकी बड़ी दर्दनाक तस्वीर भी उभरती है। शुरुआत जिस तरह से होती है, साइकिल चलाने की कोशिश करती हुई लड़की, इससे शुरुआत होती है। शहर से 10 किलोमीटर दूर एक लड़की है और बहुत साल पहले की बात है, साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है। अब तो ये लड़की बड़ी हो गई है और अच्छी खासी नौकरी करती है। उसके संस्मरणों में साइकिल जिस तरह से आती है, साइकिल अंत तक चलती है, अंत में फिर एक चक्र पूरा करती है यह साइकिल। जिस तरह से बयान करती हैं नीलेश साइकिल चलाने की, साइकिल सीखने की जिद और जद्दोजहद, इसको पढ़ते हुए बहुत पहले शशांक की एक कहानी पढ़ी थी, साइकिल चलाती हुई लड़की। पता नहीं साइकिल चलाती हुई लड़की थी या लड़का था, लेकिन उसमें साइकिल चलाने की कोशिश थी। और 1970 से 1980 के बीच कभी ये कहानी छपी थी, चर्चित हुई थी। लेकिन जब लड़की की कोशिश पर नीलेश लिखती हैं तो बहुत अलग तरह की बात होती है। वो साइकिल चलाने की कोशिश उसके लिए क्या मायने रखती है, ये तो नीलेश को पढ़ते हुए ही हम जानते हैं। वो एक बड़ा छूने वाला अनुभव है जो कि उसके लिए, लड़की के लिए चांद को छूना हुआ करता है, जो ज़मीन पर रहते हुए ज़मीन से ऊपर उठकर उस तक पहुंचाएगी। साइकिल सपनों की नसेनी बन गई जिस पर चढ़कर चांद को छूना था। इसको पढ़ते हुए हमको याद आता है एक कार्निवलाइजेशन का सिद्धांत है श्लोकोव्स्की का। श्लोकोव्स्की संरचनावादी समीक्षा में एक बड़ा नाम है और रूस का जो रूपवादी स्कूल है उसके वे बड़े समीक्षक हैं। उन्होंने 2 सिद्धांत दिए समीक्षा के, एक तो अजनबी आना और दूसरा उत्सवीकरण। लेखन के द्वारा लेखक चीज़ों को अजनबी बना देता है और अजनबी होकर के वे अभूतपूर्व हो जाती हैं हमारे लिए। तो जो चिर परिचित चीज़ें हैं उनको पहले वह अजनबी बनाता है और फिर वे जो अजनबी है उसको हम कौतुक से देखते हैं तो एक कौतुक उत्पन्न होता है। साइकिल जानी मानी चीज़ है, साइकिल को चलाने की कोशिश मामूली सी बात है। उसका जिस तरह से बयान नीलेश करती हैं वह जीवन का कार्निवाल या मेला उत्सव बन जाता है और वह एक अपूर्व चीज़ बन जाती है। हमारे यहाँ हमारी भाषा में तो अजनबी नहीं कहेंगे, वह परिचित का अपूर्व बन जाना हुआ करता है, जैसे पहली बार हम उसको समझ रहे हों। यह पूरा ही बयान इस तरह का है जिसमें कि साइकिल हाथ में आना लड़की के लिए क्या मायने रखता है। एक ही साइकिल मोहल्लों में उस समय हुआ करती थी और शहर में भी कई नहीं कुछ ही साइकिलें हुआ करती थी। उस समय की यह दास्तान है। तब साइकिल प्रतिष्ठा की नहीं, सपनों की प्रतीक हुआ करती थी। यह समय हमने भी देखा है। हमारे परिवार में प्रतिष्ठा की प्रतीक साइकिल थी, लेकिन हमारे लिए वो सपना भी हुआ करती थी। पहली बार जब साइकिल आई, कोई भी किसी को भी अपनी साइकिल सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि देखने नहीं बल्कि छूने भी
देखने ही नहीं बल्कि छूने भी देता था और कभी कभार एक आध चक्कर भी काट लेने देता था। ये साइकिल का होना जीवन में, फिर लड़की के लिए साइकिल पर उचक कर बैठ जाना और पेडल को ज़ोर से मारते हुए दूसरे पेडल के आने तक पाँव को तैयार रखते हुए, ये जो तैयारी है उसके साथ मन की साइकिल चलती है। 2 पेडल 2 पाँव 2 चक्कों के बीच घूमते मन को संभाल कर रखना बड़े जीवट की बात थी उस समय। वो कैंची चलाना क्या होता है हम इससे जानते हैं। जो हम लोगों ने कैंची बचपन में कैंची चलाते हुए ही साइकिल बहुत चलाई है, वो सोचते थे कि कब आएगा जब उचक करके हम सीट पर बैठ जाएंगे। यह एक लड़की के लिए जो अनुभव होता है, कैंची चलाते हुए डंडे से सीट पर बैठ पैदल मारते हुए दूर तक निकल जाने का सपना वह देखती है। उस सारे शहर में फिर घूमने का सपना, भीड़ भरे इलाकों में घूमने का सपना वह देखती है। बचपन में छोटे छोटे पाँव पंख बन जाते हैं। यह एक अलग तरह का जो महिला लेखन में अनुभव आ सकता है कि मर्दाना साइकिल क्या होती है। ये जो लिंग भेद पर बड़ी वेधक टिप्पणी है, और यह भी कि महिलाओं के लिए साइकिल करीब 2-3 दशक तक तो सोचा ही नहीं था साइकिल बनाने वालों ने कि महिलाओं को साइकिल की ज़रूरत है और महिलाओं के लिए अलग साइकिल बनाई जानी चाहिए। लड़कियां उसी साइकिल से साइकिल चलाना सीख रही हैं। तब यह जो अद्भुत चित्र उभरता है लड़की का साइकिल सीखने का, जो ये सोच नहीं सकती है कि लेडीज़ भी साइकिल हो सकती है। वो तो जेंट्स साइकिल ही जानती है। साइकिल में लेडीज़ और जेंट्स का भेद नहीं, जो साइकिल है उसी को अपनाना होगा। बाद में उसको जेंट्स साइकिल कहा जाने लगा और डंडे वाली साइकिल भी कहा जाने लगा। एक काले रंग की डंडे वाली साइकिल जो आस पैदा करती है, और उसको उस पर सवार होना, उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कि कोई महिषासुर मर्दिनी शेर पर सवारी करने जा रही है। ये वो महिषासुर मर्दिनी नहीं है जिसको देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दे करके और एक स्त्री को दुर्गा के रूप में तैयार किया है। यह तो खुद ही तैयार हो रही है। ये फ़र्क है, इसको समझना होगा। ये फ़र्क भाषा के स्तर पर और बयान के स्तर पर नीलेश रघुवंशी के उपन्यास में आता है। वह कौतुकमय संसार, उस कस्बा होते हुए गांव का जिसकी काया पलट धीरे धीरे हो रही है, शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है उसको वे परिचित कराती हैं हमारे लिए। उसके खेत खलिहानों में घूमती हैं, उसकी धरती के चप्पे चप्पे को पहचानती हैं। उसके मोहल्ले में एक एक महिला से वे मिलती हैं। उन महिलाओं के जीवन के कई पन्ने खुलते हैं, उनके अध्याय बनते हैं। इस उपन्यास में बहुत सारे पात्रों की लंबी कतार इसमें है। ड्राइवर हैं और भी लोग हैं जो शहर नौकरी के लिए जाते हैं, शहर से लौटकर गांव आते हैं, शहरों में किसी तरह रात बसर कर लेते हैं, पड़े रहते हैं। उनके जीवन हैं। यह काम वालियों के जीवन और मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय भद्र परिवारों का जीवन, काम वालियों के साथ उनके रिश्ते, बनते बिगड़ते रिश्ते अलग अलग तरह के, इसके कई प्रसंग इस उपन्यास में है। प्रसंगों की बहुत सारी लड़ियाँ ये उपन्यास घूमता है। इसको पढ़ते हुए ढहती दीवारें या गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास था, जो कि 40 साल पहले या और भी पहले, मेरे ख्याल में और बहुत पहले पढ़ा होगा हमने। सन 1960 के आसपास या उसके कुछ पहले पढ़ा था। उसमें जिस तरह से बहुत बारीकी से उपेंद्रनाथ अश्क बयान करते हैं जो दीवारें ढह रही हैं उनके बारे में, घर परिवार के बारे में एक नगर में, और उसका नायक भी उसी तरह से घूमता है, उस शहर की चक्कर काटता है। बदलता हुआ शहर उसमें जिस तरह से आता है, कुछ याद उसकी दिलाता है। हालांकि नीलेश रघुवंशी की दुनिया बहुत अलग है और एक
मुकम्मल संसार शहर से 10 किलोमीटर दूर इस उपन्यास में वे प्रस्तुत करती हैं। चौथी किताब सरला माहेश्वरी की है, कविताओं की किताब है। ओ शरद के चांद इसका शीर्षक है। सरला माहेश्वरी एक प्रतिष्ठित राजनेत्री रही हैं और कई कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। उनके एक कविता संग्रह पर मैंने पहले भी बातचीत की है इस YouTube के अपने चैनल पर। ओ शरद के चांद मिलाकर 13 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हैं। नारी विषयक उनकी 4 किताबें प्रकाशित हैं। नाटक उनके प्रकाशित हैं। अनुवाद हैं, 2 नाटकों के अनुवाद उनके, जूलियस सीजर के अंतिम 7 दिन और खेतू बागदी और गोपाल कहार, ये भी अनुवाद है। आर्थिक विषयों पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। 6 किताबें कम से कम उनकी आर्थिक विषयों पर हैं। बहुत विविध उनका लेखन है। बहुत पढ़ी लिखी वे महिला हैं और सुस्पष्ट उनकी विचारधारा है। उसी तरह से बहुत सुस्पष्ट बेबाक उनकी कविताएं हैं। बेबाकी उनकी विशेषता है उनकी कविताओं की। बिंब बहुत सुंदर भी गूंथती हैं वे अपनी कविताओं में। शरद के चांद पहली कविता में ही। और लेकिन विषय जो जितने विविध विषय उठाए हैं सरला माहेश्वरी ने, वो उनको देखते हुए चकित हम हो जाते हैं। वे फ़लस्तीन के बच्चों पर लिखती हैं। बहुत सुंदर मार्मिक कविता यह है। और गजा का बच्चा क्या कहता है, दीपावली पर दुआ कविता उनकी है। गजा का बच्चा जो कहता है उस पर वे लिखती हैं। बाजी पलटेगी आशा वे करती हैं अपनी कविताओं में। भरतपुर के अभयारण्य पर भी वे लिखती हैं। क्रूर आस्थाओं के दौर की बात वे कविताओं में करती हैं। किसानों पर वे लिखती हैं। बुजुर्ग किसानों को देखो सरकार, यह बहुत तेवर के साथ चुनौती भरी मुद्रा में वे कविता लिखती हैं। शब्दों पर मौसम की मार वे बताती हैं और आज के समय में मोहब्बत की बात वे करती हैं। सोनम वांगचुक पर कविता उनकी है। कितनी कितनी दुनियाएं सरला माहेश्वरी अपनी कविताओं में उठाती हैं। वे राहुल जी पर भी कविता लिखती हैं। दार्जिलिंग में राहुल जी को देख कर के उनकी एक छवि कविता में गढ़ती हैं। आमों से भरा ये पेड़ उनकी प्यारी सी कविता है। आमों से भरा भरा ये पेड़, प्यार से लदा लदा झुका झुका सा ये पेड़, सुबह सुबह मन को हरा भरा कर देता। ये पेड़ माँ के आंचल जैसा, ये पेड़ पिता की छाँव जैसा। माँ के आंचल जैसा ये पेड़, पिता की छाँव जैसा ये पेड़। ये परंपराएं भी आती हैं वृक्षों के बारे में। जो हमारे पुरखों का सोच है वह भी आता है। जो अंतरंगता है अपनी दुनिया से, प्रकृति से कवि की, वह भी इसमें सामने आती है। और अनुभूतियाँ हैं जो अपने मन की हैं, निजी अनुभूतियाँ हैं, वे आती हैं। समकालीन निष्करुण बेरहम राजनीति आती है उनकी कविता में। लेकिन जो धरती और आकाश के मिलन का चित्र खींचती हैं, वो सरला माहेश्वरी की कविता का एक दुर्लभ चित्र है। थोड़ा नीचे उतर आया और वो थोड़ा ऊपर, जैसे समंदर और आकाश, मिलन का ये सुख, अहंकार को कहाँ नसीब। ये जो व्याख्या दी गई है मेघमय आसमान के नीचे झुक आने की, धरती से मिलने की, यह झुकना एक अलग अर्थ रखता है। इसको पढ़ते हुए हालांकि कोई संबंध नहीं है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक याद आता है। गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा, राम रावण योर युद्धम राम रावण योर इव। आसमान आसमान के जैसा है, वो सागर के जैसा है। लेकिन बाद में कहते हैं कि आसमान झुक आया है और निर्विशेष हो गए हैं दोनों। यह भी वाल्मीकि कहते हैं। सागरम चाम्बर प्रख्यम अंबरम सागरोपमम। सागर अंबर के जैसा, अंबर सागर के जैसा, दोनों में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। यह ऊपर धाड़ मार रहा है, वह सागर की तरफ झुका पड़ रहा है। ये हजारों साल पहले के स्मृतियाँ भी आज की कविता में आ सकती हैं, लेकिन अहंकार को कहाँ यह नसीब होगा, यह भी
कथन उसमें जुड़ता है। 5वीं किताब जो मेरे हाथ में है वह अनामिका की है। अनामिका परिचय की मोहताज नहीं है। वे हिंदी के शीर्षस्थ कवियों में इस समय एक हैं और अत्यंत ही प्रतिष्ठित कथाकार, स्त्री विमर्शकार भी वे हैं। और उनकी भाषा, एक सिद्ध लेखक की जो भाषा है वह अपनी अलग वानगी प्रस्तुत करती है। उनका एक उपन्यास है लालटेन बाज़ार। यह उनका पहला उपन्यास है ऐसा बताया गया है इसमें फ्लेप पर। अनामिका के इसके पहले कई उपन्यास छप चुके हैं और उनमें से एक पर जो अमीर खुसरो को विषय बनाकर के लिखा गया उपन्यास है उस पर मैंने चर्चा की है। और भी उसके पहले उनके 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपन्यास मेरे पढ़ने में आए हैं और तृणधरी ओट उनका नया उपन्यास, उस पर भी मैंने चर्चा की है। यह तो बहुत अलग प्रकार का उपन्यास है जो इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में लिखा गया, बहुत पहले कदाचित लिखा गया है, क्योंकि इसमें किशोरावस्था की बहुत खट्टी अमराई की सुगंध के साथ स्मृतियाँ भी आती हैं। और जो भाषा अनामिका की है उसमें बहुत कैशोर्य की जो चंचलता है, चुलबुलापन है वह भी है। और कैसे उस भाषा को अत्यंत सृजनात्मक वे बनाती हैं यह भी हम उसमें देखते हैं। अनामिका कहती हैं कि लालटेन बाज़ार में मंदिर के दियों, मस्जिद के चिरागों, गिरजाघर की मोमबत्तियों और आत्म क्रांति की मशालों का स्निग्ध प्रकाश कभी फैल सकेगा। इस लालटेन बाज़ार में नियोन की लाइट की चकाचौंध भरी आत्ममुग्ध दुनिया से बिल्कुल अलग तरह का प्रकाश यह कौन जानता था। यह लालटेन बाज़ार के प्रकाश को जिस तरह से इस उपन्यास में इमरजेंसी या आपातकाल की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है, यह इस दृष्टि से अनोखा उपन्यास है। और लालटेन बाज़ार मीरा का मोहल्ला था जहाँ कभी वह पली बड़ी थी। इस बाज़ार में शुरू से अंत तक चपल नयन गायिकाएं भरी हुई थीं और उनमें से एक मीरा की माँ थी। पितृहीन मीरा का जन्म जरूर एक गाने वाली के कोठे पर हुआ, लेकिन उसकी माँ और उसका सपना था उस बदनाम लालटेन बाज़ार से निकलकर एक सामान्य जीवन जीने का। उस सपने की भी यह कथा है और इमरजेंसी की क्रूरताएं पृष्ठभूमि में हैं। इस दृष्टि से अद्भुत है। इसमें प्रेम के लिए समर्पण, वेदना, पीड़ा, इसके करुण चित्र भी हैं और राजनीति उसके साथ जो जारी है वह जारी है। और किसी भी स्थिति में मीरा टूटती नहीं है और अंत तक निर्णय करती है कि उसका अपना संसार खुद वह निर्मित करेगी और वह आगे बढ़ेगी। यह इस उपन्यास में एक स्त्री की और उसके संघर्ष की गाथा है। इन शब्दों के साथ ये 5 लेखिकाओं की 5 किताबों पर मैंने यथामति चर्चा की और संभावनाएं महिलाओं के लेखन में जो अलग तरह की बन रही हैं उनकी भी इससे कुछ झलक पाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।